नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वायदा में कितना गम है। और जब हमने ये नाम दिया तो इसके पीछे का हमारा मकसद है कि जो 7 एग्री कमोडिटीज़ के वायदा कारोबार पर 1 साल के लिए रोक और बढ़ाई गई है, तो अब सवाल यह है कि ऐसे में फ्यूचर मार्केट में कितना गम है। से मतलब हमारा यह है कि क्या वाकई ये बाज़ार, वायदा बाज़ार महंगाई के लिए ज़िम्मेदार है, जिस आशंका में ये इसे एक्सटेंड किया गया है इस बैन को, या ये बाज़ार वैसे ही बदनाम हो रहा है, इसकी भागीदारी होती नहीं है महंगाई बढ़ाने में, लेकिन मार्केट को लेकर एक आम धारणा बन गई है कि हाँ, वायदा में सट्टेबाजी होती है और इससे महंगाई बढ़ती है। आखिर सच्चाई है क्या, हकीकत है क्या? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश में इस वक्त जो हमारे यहाँ फ्यूचर ट्रेड का पूरा मामला है, क्या खेती किसानी के लिए, किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए, कारोबारियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए क्या वायदा बाज़ार ज़रूरी है, या महंगाई को देखते हुए फ़िलहाल एसेंशियल कमोडिटीज़ में, ज़रूरी कमोडिटीज़ में वायदा नहीं होना चाहिए? इसी पर हम डिबेट करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं एस.सी. गर्ग साहब, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा हैं, प्रेसिडेंट हैं CPAI के, कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है CPAI, उसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र वाधवा साहब। और साथ ही हमारे साथ सतीश उपाध्याय हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गर्ग साहब, सर मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, चूँकि आपसे पहले भी मेरी इस विषय में कई बार बातचीत हुई है। आप ज़रा बताएं, क्योंकि कुछ उम्मीद थी कि शायद दाम कम होने से, खाने के तेल के दाम कम होने से इस बार वायदा पर बैन हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो महंगाई को लेकर मूड माहौल है, उसको देखते हुए ये फैसला ठीक है, या आपको लगता है कि वायदा बाज़ार पर ज़्यादा ब्लेम करना ठीक नहीं? आपका टेक क्या है सर? देखिए, मेरी समझ बिल्कुल स्पष्ट है। महंगाई, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की महंगाई में वायदा बाज़ार का कोई रोल नहीं है, कतई कोई रोल नहीं। मुख्य जो इसके दाम डिसाइड होते हैं, प्राइसेस डिसाइडेड होते हैं, वो सप्लाई और डिमांड की स्थिति के आधार पे होते हैं। अभी भी अगर आप देखें, अगर हम तेल के बिजनेस पे इंपोर्ट आसानी से अलाउ कर देते हैं और पूरा इंपोर्ट हो रहा है जैसा कि अभी हो रहा है, तो दाम काफ़ी बाज़ार में कम रहते हैं। गेहूं की स्थिति पिछले 1-1.5 साल में आपने देखी। यूक्रेन की वॉर के बाद में कुछ समय ग्लोबल शॉर्टेज थी गेहूं की, यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा था, उसके कारण से डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी दाम बढ़ने लगे थे, उसके कारण से प्राइस बढ़ी थी। वायदा बाजार का उसका कोई रोल नहीं था। पिछले 1-1.5 साल से, 1-1.25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि नॉन बासमती राइस की कुछ फसल कम हुई, उस फसल कम होने से थोड़ी सी तेजी आने लगी, फिर सरकार ने उसका एक्सपोर्ट लगभग बंद कर दिया, तो उसके बाद दाम में उतना कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। तो सारे जो एविडेंस है, वो तो ये बताती है कि प्राइसेस पे डिमांड और सप्लाई का असर पड़ता है। डिमांड एंड सप्लाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, और साथ में आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कितनी के बारे में क्या पॉलिसी रखी हुई है। अगर इन चीज़ों पे मुख्यतः प्रभाव पड़ता है, वायदा बाजार से उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं सर कि वायदा बाजार का कोई रोल नहीं है महंगाई बढ़ाने में, और ये बात बार बार कही गई है, कई प्लेटफॉर्म पर कही गई है ये बात, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा रहता है मन में कि महंगाई बढ़ रही है, कहीं फ्यूचर मार्केट कोई रोल प्ले तो नहीं कर रहा है। और कई बार फ्यूचर मार्केट में इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे कि शक और बढ़ जाता है। मसलन मैं अगर अभी आपको एग्जांपल दूं, कुछ जो कमोडिटी वायदा बाजार में ट्रेड हो रही हैं, आप देखिए कि आप जानते हैं जब ग्वार एक कमोडिटी है, और अभी जब पूरे राजस्थान चूँकि एक बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पूरे सीजन में मतलब मूंग, मोट और ग्वार तीनों की क्रॉप पर इम्पैक्ट हुआ कम बारिश का, और मूंग मोट के दाम बढ़ गए क्योंकि उसका फ्यूचर ट्रेड नहीं था,
और ग्वार के दाम नहीं बढ़ पाए क्योंकि फ्यूचर ट्रेड था। कई लोग ब्लेम करते हैं कि जानबूझ के ग्वार को दबाया गया। दूसरा एग्जांपल सर जीरे का भी है। जीरा एक तरफा भागा, 20,000 का जीरा 65,000 हो गया, और अभी वही जीरा देखिए 45,000 हो गया। तो जब इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में इस बात का शक जाता है कि क्या सब ठीक है या वायदा में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर गर्ग साहब? ये जो सवाल है, ये उसका डिराइवेटिव सवाल है। जब डिमांड सप्लाई की स्थिति बिगड़ जाए या बिगड़ने की आशंका हो, तो उस समय कई सारी और चीजें अपना कंट्रीब्यूटरी रोल अदा कर सकती हैं प्राइस की सिचुएशन पे। अगर जैसे आपने दोनों उदाहरण दिए, या प्याज का उदाहरण ले लीजिए, या मैं जैसे आपको गेहूं और राइस का उदाहरण दे रहा था, इन सब में जब स्थिति ये हो कि डिमांड सप्लाई की स्थिति खराब हो रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दाम बढ़ने लगते हैं। अब उस दाम बढ़ने वाली स्थिति में चाहे वायदा बाजार हो, चाहे स्टॉक लिमिट्स हो, चाहे और अन्य कारण हो जिनके कारण से टेम्पररी डिमांड और सप्लाई की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता हो, उनको लोग विलेन की तरह से, उनको लोग उस फैक्टर की तरह से देखने लगते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अगर वायदा बाजार है तो ये सारी जो डीलिंग होती है, कोई खरीद के रखना चाहता है, कोई वो सामने आ जाता है। जबकि अगर आप वायदा बाजार बंद कर दीजिए तो आपकी स्थिति ये होगी कि सारा का सारा ट्रेड अंडरग्राउंड चला जाता है। आज अगर आप अगर आप मान के चलें कि वायदा नहीं हो रहा होगा, तो आप पता नहीं उसी दुनिया में रहते हैं जैसे हम आज के दिन ये मानते हैं कि लैंड को लीज नहीं किया जा सकता, लैंड को लीजिंग पे नहीं दिया जा सकता, जबकि आधे से ज्यादा जमीन पे बटाई पे खेती होती है, बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट की खेती होती है। सो हम उसी भ्रम में रहते हैं कि हम इसको बैन कर देंगे तो इससे हमारी प्राइस पे हम शायद कुछ कंट्रोल या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी पे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, जबकि उससे ऐसा होता नहीं। ठीक है, ओके। अब वाधवा जी आप बताएं सर, आपका तो कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चूँकि एक मकसद था एग्री वायदा लाने का कि फार्मर को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, और इसीलिए बहुत सारे एफपीओ जोड़े गए, एक पारदर्शी मैकेनिज़्म हो ताकि किसानों को ये अंदाज़ा हो कि आगे किसी क्रॉप का क्या प्राइस होने वाला है और उसको देखकर आप खेती की प्लानिंग करें। तो उस बीच में जब ये महंगाई वाला मसला आता है तो इस पर आप लोगों का क्या व्यू है? आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया है इस खबर पर? नमस्कार मृत्युंजय जी। हमारा एज ए संगठन हमारा व्यू बिल्कुल वही है जो अभी गर्ग साहब ने बोला है कि प्राइजेस का जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन जो है, उसका डेरिवेटिव मार्केट से, वायदा बाजार से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और उसमें सबने यही बोला है कि ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई है जिससे प्राइस डिस्कवर होते हैं और प्राइस डिटरमिन होते हैं। मृत्युंजय जी, जैसे आपने बोला, ये एक्सचेंजेस बनाए इसीलिए थे कि जिन टाइम पर वॉलेटिलिटी होगी और जिस टाइम पर ये फ्लक्चुएशन होगी तो वैल्यू चेन के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं कमोडिटीज के, वो इन प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और अपने आप को हेज करेंगे। देखिए, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके अंदर वायदा बाजार नहीं है, जैसे आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्याज, टमाटर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोई वायदा बाजार के नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन प्राइसेस को, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का आउटकम है। तो बट मैं जो आपका क्वेश्चन है, हम एज ए संगठन बार बार गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बार बार पॉलिसी मेकर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं वाधवा जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब सरकार को आप लोगों की इस बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि महंगाई के लिए वायदा जिम्मेदार नहीं है? क्या कुछ कमी रह जाती है? क्या फ्यूचर मार्केट का बिहेवियर बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे शक पैदा होता है? क्या इंट्रोस्पेक्ट करने का भी वक्त है सर? तो देखिए, एक तो ये है इफेक्ट कि भाई हम कन्विंस नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ कि 2-3 साल हो गए जब से ये बैन हुआ है, हम बार बार जा रहे हैं वेरियस अथॉरिटीज में, पॉलिसी मेकर्स के पास। बट एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस साल क्योंकि हमारा एक इलेक्शन ईयर भी है, गवर्नमेंट वरीड है लेनो इफेक्ट से,
हमारे डेफिशिएंट रेन्स हुई हैं अगस्त के महीने में, और ये कहा जा रहा है कि खरीफ फसल जो है 3 या 4% कम होने की उम्मीद है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ये प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है, जिसमें वो ये चांस नहीं लेना चाह रही, स्पेशली इलेक्शन ईयर के अंदर, कि कहीं से भी इन्फ्लेशन बढ़े और फूड प्रोडक्ट जो है उनके प्राइसेस बढ़े। तो मेरे को एक उसका वजह भी लगती है, जिसकी वजह से एज ए प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, वो तो ठीक बात है, लेकिन सतीश जी आप बताइए, आप तो दालों के सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दालों की महंगाई भी कई बार सरकार को परेशान करती है। तो आप ज़रा बताइए कि दालों का जो वायदा है, क्या दालों का जो वायदा कारोबार है वो महंगाई के लिए जिम्मेदार होता है वक्त वक्त पे, और इसीलिए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है कि अभी इसको वायदा से दूर रखा जाए? सतीश जी। थैंक यू मृत्युंजय जी। हमारा ये मानना है कि देखिए, महंगाई का मुद्दा अभी है, लास्ट ईयर भी था, उसके लास्ट ईयर भी था। आईपीजे का ये मानना है कि ये वायदा कारोबार पे बैन नहीं लगना चाहिए, इसको फ्री रखना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत है। आज चने की क्रॉप 135 लाख टन की होती है। आज 135 लाख टन का चना जो इंडिया में सबसे बड़ी क्रॉप है, आधी पल्सेस की क्रॉप है, इसका फेयर प्राइस होता है, इसका हेजिंग मैकेनिज्म होता है, इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलता है आपको। आज एनसीडीएक्स से या वायदे से बेनिफिट भी काफी है। आप ये देखो कि सिर्फ ये नहीं है, हेजिंग का बेनिफिट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, फेयर प्राइस पता चलती है, लिक्विडेशन मिलता है मार्केट में, और अर्ली वार्निंग पता चलती है। अगर कल जाके कि नहीं, ये बहुत बात बड़ा आप ठीक तेजी कह का रहे रुख रहा, हैं। तो गवर्नमेंट को इजीली पता चलता है कि यह इस चीज में इंटरवेंशन कर सकते हैं। हाँ, ठीक आज बात है। ब्लाइंडली ये लोग बंद कर दे रहे, तो ये नहीं, हम ये बात आईपीजे आपकी के ठीक है, फेवर आप में कह रहे नहीं। हैं कि वायदा ज़रूरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि जिसको देखकर शायद डर लगता हो। मुझे नहीं मालूम क्या वजह रही होगी। आपको याद होगा जब तुअर का मामला आया था तो उस वक्त फ्यूचर ट्रेड पे भी उंगली उठी थी, और किस तरह से शिपमेंट को डिले किया गया था ताकि दाम बढ़ जाए, और काउंटर पोजीशन लिया गया था। तो ये सारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उससे भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता है, और जिससे इस तरह के फैसले होते हैं। नहीं, आपका अभी इतना बड़ा ट्रेंड है मृत्युंजय भाई, तो 2 4 5 कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। बाकी आप 95 इंसिडेंट्स जिसमें बेनिफिट है, या जिसमें फार्मर का बेनिफिट है, ट्रेडर का बेनिफिट है, पूरा इंडस्ट्री चलता है, उसको अगर आप सिर्फ एक 5 गलतियां हो गई या 5 गलत आदमी है, तो 95 आदमी के लिए वो चीज बंद नहीं की जा सकती, ऐसा हमारा मानना है। बट ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। उनको लग रहा है कि इस साल की क्रॉप कम है, उनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन ईयर्स है, तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली नहीं चाह रही है कि वायदे को खोला जाए। बट हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है, हमारा यही बोलना है गवर्नमेंट को कि वायदा चालू करना चाहिए। अभी भी हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि इतनी बड़ी क्रॉप है, अभी आगे बड़ी क्रॉप आने ओके, तो वायदा हाँ, स्टार्ट हो। आप कह रहे हैं कि वायदा शुरू होना चाहिए, और वायदा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये बात ठीक भी है, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद यही था फ्यूचर ट्रेड लाने का। अगर मान लीजिए फ्यूचर ट्रेड पूरी तरह से गलत है तो फिर तो होना ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, मतलब बीच का रास्ता क्या हो कि इसको दुरुस्त किया जाए, वो एक अलग डिबेट का इशू हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रास्ता हो सकता है इसका, क्योंकि ये बात बार बार आती है जब भी ज़रूरी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं तो वायदा पर सवाल खड़े होते हैं। तो आखिर ये बीच का रास्ता क्या हो सकता है ताकि इस पूरे मामले को ठीक तरीके से सॉल्व कर दिया जाए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है कि आखिर वायदा में कितना गम है, और बार बार वायदा क्यों सरकारी हस्तक्षेप का शिकार हो जाता है। क्या इसके लिए वायदा खुद जिम्मेदार है, या वायदा को लेकर मिसकॉन्सेप्शन है, भ्रांतियां हैं? इसी पर हम बात कर रहे हैं, और इसको कैसे दूर किया जाए। गर्ग साहब, आप जरा अपने अनुभव से बताएं सर कि बीच का रास्ता हो क्या सकता है, क्योंकि बार बार ये डिबेट हम लोग करते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। कैसे सरकार को ये भरोसा दिलाया जाए, या फिर सरकार को ही अपनी तरफ से क्या बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि वायदा भी बच जाए, और जो महंगाई वाला मामला है वो भी वो पर्पस भी सॉल्व हो, महंगाई कंट्रोल करने का? क्या बीच का रास्ता सर आप सुझाएंगे? ये देखिए, बीच के रास्ते की सर्च करते समय, ढूंढते समय आप मुख्य मकसद से ही अलग हो जाते हैं। बीच के रास्ते मिलते नहीं हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारी साइकोलॉजी है, ये इसके पीछे कोई सार भी है या नहीं है। हिंदुस्तान बहुत साल तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में डेफिसिट
प्रोडक्शन करता रहता था। डिमांड ज़्यादा रहती थी, सप्लाई कम रहती थी। चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दालें हो। ऑयल का तो अभी भी हालत यही है कि हमारी काफ़ी कम प्रोडक्शन है। और इस सिचुएशन में ये निश्चित है कि आपकी इस पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले जितने लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम हासिल करने के लिए कई तरह की प्रैक्टिसेस अपनाते थे। अब आज के दिन हमारी ज़्यादातर वस्तुओं में, ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कोई स्ट्रक्चरल डेफिसिट नहीं है डिमांड के मुकाबले। अच्छा। इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ों में हम एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जो स्थिति डेवलप हुई, चाहे दालों की हो और चाहे तेलों की हो, इन दो कमोडिटीज़ में स्पेशली, सीरियल्स में तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन है। हम एक्चुअली राइस में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। वीट में भी हम काफ़ी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में रहते हैं। और दालों में और ऑयल्स में, एडिबल ऑयल में, जो दुनिया के बाकी देश प्रोड्यूस करते हैं वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं और वो हमेशा तैयार हैं सेल करने के लिए। तो अगर आप इंपोर्ट की स्थिति को खुला रखें तो कोई कारण नहीं है कि आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कोई प्राइस ज़्यादा लंबे समय तक या ज़्यादा तेजी से चली जाए। आपके पास सारे उदाहरण हैं। आप पिछले 5-7 साल का भी देख लीजिए। जब भी आपकी दालें में थोड़ी तेजी आई और आपने इंपोर्ट खोल दिया और यहाँ पे दालें आ गई तो दाम आपके बहुत वापस से तुरंत गिर गए। इसी तरह से ऑयल में तो मुझे बजाय बीच के रास्ते को ढूंढने के लिए हमें एक अपना जो साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ घोस्ट है, भूत है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। और इसको, जैसे हमने आज हमारी करीब 30-35 और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में वायदा बाजार है, उन पे कोई रोक नहीं है। इन 5-7 कमोडिटीज में भी हमें उसी तरह की बोल्डनेस उपलब्ध करा के और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी को ओपन रखते हुए इसको मैनेज करना चाहिए। बीच के रास्ते में अगर आप करने चले और आप उस तरह के कंप्रोमाइज, आप पता नहीं क्या डिजाइन कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी, कि इस समय खोल दूंगा, उस समय नहीं कर दूंगा, सारा सरकारीकरण हो जाएगा उसमें। और इतना ज्यादा हैव द बोल्डनेस टू सॉर्ट ऑफ ये जो कहते हैं इन भूत प्रेत को हमेशा के लिए उतारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए बजाय बीच का रास्ता। ओके, अब वालवा जी एक बार बताइए सर, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत बार बार उठती है, और ये बताइए सर कि क्योंकि इसे एक हेजिंग का मैकेनिज्म भी माना जाता है कि अगर आपका फ्यूचर प्लेटफॉर्म है तो आपके पास एक हेजिंग का मैकेनिज्म है। इंडस्ट्री के अंदर भी इसको लेकर डिबेट है। इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वायदा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वायदा होना चाहिए। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके जो निगेटिव और पॉजिटिव हैं उसको लेकर के आम राय कब तक बन पाएगी, क्योंकि सरकार तो ठीक है अपना डिसीजन लेती है, लेकिन इंडस्ट्री में भी राय एक नहीं है। वालवा जी देखिए मृत्युंजय जी, ये जो राय नहीं है ये डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट राय होती है। जब सूट करता है, जैसे कोई प्रोडक्ट की एसोसिएशंस हैं वो आप सामने आ जाती हैं कि अगर उनको पर्टिकुलर एक चेन को सूट नहीं करता प्राइस की मूवमेंट को, तो वो उसको कहती हैं कि ये वायदा बाजार की वजह से है, ये होना नहीं चाहिए। बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए आप, ये वायदा बाजार है। और जैसे एक और मैं रेफरेंस देता हूँ, आपसे पहले भी बात हुई है कि इतनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और हमारे पास कमोडिटीज एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर रहेगा। अगर हम ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, जो वर्ल्ड के लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्लेटफॉर्म है डेरिवेटिव का या एक्सचेंजेस हैं, अगर अब हम इनको छोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन में। तो लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए संगठन, सेबी की और गवर्नमेंट की, वो उनको बताएं, एडुकेट करें पॉलिसी मेकर्स को, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को, कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हमारे को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए रादर देन इसको बैन करना और इसके अपोज करने के। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये जो मार्केट वोलेटाइल होता है, वादवा जी छोटा जवाब चाहूँगा। कई बार वायदा पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो फंडामेंटल के खिलाफ मार्केट चल रहा है,
कई बार ऐसा होता है, कई बार इस तरह के मामले आए हैं। उस पर आपकी क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास जो अभी कमोडिटी ट्रेड होती हैं वो काफी नैरो कमोडिटीज हैं, जिसके अंदर जो आपने एग्जांपल लिए वो नैरो कमोडिटीज के एग्जांपल हैं, जहां पर फ्लक्चुएशन एक तरह से एक ही साइड में प्राइसेस गए हैं। उसके टूल्स हैं मार्केट में, एक्सचेंजेस में, मार्जिनिंग सिस्टम है। अगर उनको यूज करा जाए तो ये चीजों को रोका जा सकता है, बट उसको बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब जरा सतीश जी, आखिरी सवाल सर आपसे, दालों को लेकर सरकार के सामने बराबर ये चिंता रहती है कैसे दालों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। तो आप जरा बताइए कि ठीक है, वायदा तो अभी अब 1 साल के लिए बैन उसको बढ़ा दिया गया है, कभी कंट्रोल में रहेंगे दालों की कीमतें, सतीश जी? नितिन जी भाई, ये तो सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है जी। हाँ। अगर आज सप्लाई शॉर्ट है तो प्राइस तेजी का ही रुख रहेगा। आज सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो मंदी का रुख रहेगा। और आजकल बड़ा फेयर मार्केट चल रहा है। गवर्नमेंट ने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इतने स्टॉक लिमिट लगा दिए कि आज इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि पूरी पाइपलाइन खाली है। कल कोई मिस इंसिडेंस हो जाता है, से चने की सोइंग कम होती है या कोई क्लैमिनिटीज हो जाती है और चने की क्रॉप कम आती है, तो अपने पास गवर्नमेंट ने सारे के सारे बफर स्टॉक है, स्टॉक लिमिट लगा के सारे व्यापारियों के माल है, सारे मिलर के माल है, सारे हैंड टू माउथ कर दिए। आज कोई भी आदमी 100, 200, 300 टन के ऊपर रख नहीं सकता है। उसको डर लगता है कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई और क्या नया टूल आ जाएगा या क्या और नया नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट। तो ये हमारा ये मानना है कि जो पल्सेस की प्राइसेस चल रही है आज वो डिमांड सप्लाई पे बेस है। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या हो। मतलब कुल मिलाकर आज की चर्चा का हमारा मकसद ये था कि आखिर बार बार वायदा के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वो कितना ठीक है, क्या वायदा वाकई जिम्मेदार है या इसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है, इसे कैसे दूर किया जाए। तीनों एक्सपर्ट ने डिटेल में अपनी राय रखी है। बहुत शुक्रिया एस.सी. गर्ग साहब आपका, सतीश जी आपका और नरेंद्र वाधवा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।